नमस्कार साथियों, पथिक एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब तक की क्लासों में हम नगरपालिका अधिनियम के 4 अध्यायों को पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम अध्याय 4 के एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे और एमसीक्यू प्रश्नों के साथ साथ ही अध्याय 4 की धाराओं को रिवाइज भी करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होंगी। आप लगातार क्लासेस देख रहे होंगे। आप एमसीक्यू क्लासेस का भी फायदा उठाइए। आप एमसीक्यू प्रश्नों के जवाब कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। चलिए आज की एमसीक्यू क्लास की शुरुआत करते हैं। अध्याय 4 की एमसीक्यू की क्लास है आज, जिसमें पहला क्वेश्चन है, किस धारा में नगरपालिका को संपत्ति अर्जित और धारण करने का प्रावधान है। इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए धारा 66, ऑप्शन बी धारा 67, ऑप्शन सी धारा 68, ऑप्शन डी धारा 69। इस प्रश्न का जवाब सही हो जाएगा धारा 67। धारा 67 के अंदर नगरपालिका को संपत्ति धारण करने और अर्जित करने का प्रावधान के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, नगरपालिका किन संपत्तियों को अर्जित कर सकती है। ऑप्शन ए नगरपालिका सीमा क्षेत्र में आने वाली संपत्तियों को, ऑप्शन बी नगरपालिका सीमा क्षेत्र से बाहर आने वाली संपत्तियों को, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, अर्थात नगरपालिका क्षेत्र की सीमा में आने वाली और नगरपालिका क्षेत्र की सीमा से बाहर की संपत्तियों को भी अर्जित और धारण कर सकती है। चारों प्रश्नों को करने के बाद हम धारा 67 का एक बार रिवीजन भी करेंगे। अगला प्रश्न है, नगरपालिका संपत्ति अर्जित कर सकती है। ए दान के द्वारा, बी क्रय के द्वारा, सी ए बी दोनों और डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए बी, अर्थात नगरपालिका दान के द्वारा, क्रय के द्वारा संपत्ति को अर्जित कर सकती है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4, नगरपालिका किस प्रकार की संपत्ति अर्जित कर सकती है। ऑप्शन ए जंगम संपत्ति, ऑप्शन बी स्थावर संपत्ति, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। नगरपालिका जंगम संपत्ति और स्थावर संपत्ति दोनों प्रकार की संपत्तियों को अर्जित और धारण कर सकती है। अब हम बात धारा 67, जो हमारे अध्याय 4 की सबसे पहली धारा थी, उसकी कर लेते हैं, उसका पूरा रिवीजन कर लेते हैं। वैसे एक बात आपको ये बताऊं कि धारा 67 के अंदर जो भी चीजें दी गई थी वह इन चारों एमसीक्यू प्रश्नों में हमने कवर कर ली हैं, पर फिर भी एक बार मैं आपको वापस धारा 67 को रिवाइज करा देता हूं। धारा 67 के अंदर नगरपालिका को संपत्ति धारण करने और अर्जित करने का अधिकार है, इस बात का उल्लेख किया गया है। अब हमने पहले क्वेश्चन में देख लिया कि संपत्ति को अर्जित और धारण करने का प्रावधान धारा 67 में है, और वह संपत्तियां किस प्रकार की हो सकती हैं। तो संपत्ति जंगम और स्थावर प्रकार की हो सकती हैं। जंगम का अर्थ हो जाएगा मूवेबल संपत्ति, यानी कि जो संपत्ति हिलडुल सकती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है, जैसे वाहन इत्यादि। और दूसरी संपत्ति होती है स्थावर प्रकार की, अर्थात इमूवेबल संपत्ति, जिनको मूव नहीं किया जा सकता, जिनमें भूमि भवन इत्यादि आएंगे। नगरपालिका जंगम संपत्तियों को और स्थावर संपत्तियों को, दोनों प्रकार की संपत्तियों को अर्जित व धारण कर सकती है। और आगे हम देखेंगे वो संपत्तियां कहाँ कहाँ हो सकती हैं। तो हो सकता है वो नगरपालिका क्षेत्र की जो सीमा है उसके अंदर हो, या फिर नगरपालिका क्षेत्र की सीमा के बाहर हो। दोनों ही स्थितियों में नगरपालिका उन संपत्तियों को धारण कर सकती है। और एक प्रश्न हमने यहाँ देखा था तीसरा, कि नगरपालिका किसी संपत्ति को दान के द्वारा, अर्थात कोई व्यक्ति विशेष नगरपालिका को कोई संपत्ति दान में दे देता है, तो इस प्रकार के दान के द्वारा भी नगरपालिका उस संपत्ति को अर्जित कर लेगी। या फिर नगरपालिका क्रय के द्वारा संपत्ति को अर्जित कर सकती है, यानी कि खरीद कर वह संपत्ति को अर्जित कर सकती है। उम्मीद करता हूं आपको चारों प्रश्न और धारा 67 अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, संपत्ति का निहित होना प्रावधान है। ऑप्शन ए धारा 67, ऑप्शन बी धारा 68,
ऑप्शन सी धारा 69, ऑप्शन डी धारा 70। इस प्रश्न का सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा धारा 68। धारा 68 के अंदर संपत्ति का निहित होने के बारे में प्रावधान है। धारा 68 के अंदर बताया क्या गया है उसकी अगर चर्चा करें तो धारा 68 में बताया गया है वे संपूर्ण संपत्तियां जो राज्य सरकार द्वारा आरक्षित नहीं है वह सभी संपत्तियां नगर पालिका में निहित होंगी, और नगर पालिका में जब निहित होंगी तो वह सभी संपत्तियां नगर पालिका की होंगी, और जब नगर पालिका की हो जाएंगी वो संपत्तियां तो उन संपत्तियों पर निदेशन, प्रबंधन और नियंत्रण नगर पालिका करेगी। और एक पॉइंट इस धारा में यह भी दिया गया है कि नगर पालिका न्यासी के रूप में रहेगी, अर्थात ट्रस्टी के रूप में रहेगी। तो इस प्रश्न का हमने सही जवाब देखा धारा 68, जिसमें संपत्ति का निहित होने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है धारा 68 के अधीन संपत्तियां नगर पालिका में निहित होंगी, यानी धारा 68 के अधीन कौन कौन सी संपत्तियां नगर पालिका में निहित होंगी। तो इसके ऑप्शन हम देखेंगे। ऑप्शन ए सार्वजनिक मार्ग, ऑप्शन बी सार्वजनिक जलाशय, ऑप्शन सी सार्वजनिक परकोटे और द्वार, ऑप्शन डी सभी। धारा 68 के अंदर आगे यह भी बताया गया है कि नगर पालिका में कौन कौन सी संपत्तियां निहित होंगी, और उन संपत्तियों की एक लंबी सूची दी गई है। इसे आप अधिनियम से पढ़ सकते हैं। इन अधिनियम की सूची की पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल जो पथिक अकेडमी के नाम से ही है उसमें उस पीडीएफ का स्क्रीनशॉट भी डाल देंगे। एक बार आप सरसरी निगाह से जरूर देखें, क्योंकि क्लास में सारे पॉइंटों को बताना पॉसिबल नहीं है, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को ही बताया गया था। तो हम चर्चा करते हैं अपने ऑप्शन की। तो यहाँ इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सभी, अर्थात सार्वजनिक मार्ग, सार्वजनिक जलाशय और सार्वजनिक परकोटे द्वार यह सभी नगर पालिका की संपत्ति में निहित होंगे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक मार्ग में उपलब्ध वृक्ष निहित होंगे, यानी जो सार्वजनिक मार्ग नगर पालिका क्षेत्र में आते हैं उनके दोनों ओर जो वृक्ष पाए जाते हैं वह वृक्ष किसके होंगे। तो इसके ऑप्शन है निजी संपत्ति में निहित होंगे, ऑप्शन बी नगर पालिका की संपत्ति में निहित होंगे, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात सार्वजनिक मार्ग के दोनों ओर पाए जाने वाले वृक्ष और पेड़ भी नगर पालिका की संपत्ति में निहित होंगे। अगर नगर पालिका की संपत्तियों में कौन कौन सी संपत्तियां निहित होंगी उनकी बात करें तो हमने सूची में देखा था कि सार्वजनिक मार्ग, बाजार, सार्वजनिक द्वार, परकोटे, वधशालाएं, वह सरकारी भवन जो नगर पालिका की निधि से निर्मित हो या मेंटेन किए जा रहे हो वह सभी नगर पालिका की संपत्ति के अंदर आएंगे। और सार्वजनिक जलाशय, तालाब, कुएं, कुंड आदि भी नगर पालिका की संपत्ति में शामिल होंगे, और यदि इन जलाशय कुंडों से पानी की सप्लाई की जा रही है तो पाइप, इंजन, पंप यह भी नगर पालिका की संपत्ति के अंदर शामिल होगा। और नगर पालिका संपत्ति में सार्वजनिक मार्ग के दोनों ओर पाए जाने वाले वृक्ष और पेड़, पुल, पुलिया और परिनिर्माण सामग्री, यानी कि जो रोड का निर्माण कार्य करते हैं उनमें जो कुछ छोटी मोटी सामग्री है जिनको नगर पालिका खरीद लेती है तो वह संपत्ति भी नगर पालिका में निहित होगी। इसके अलावा भटके हुए जानवर जो किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है वह भी नगर पालिका की संपत्ति माने जाएंगे। एक पॉइंट इसमें इंपोर्टेंट 68 में यह दिया गया था जिससे संबंधित प्रश्न भी आगे आएगा कि धारा 68 जा के अंदर राज्य सरकार आदेश के द्वारा किसी संपत्ति को नगर पालिका में निहित कर सकती है। यह हमने धारा 68 जा में पढ़ा है कि राज्य सरकार आदेश के द्वारा किसी संपत्ति को नगर पालिका में निहित कर सकती है। जब नगर पालिका में निहित कर देगी तो वह संपत्ति नगर पालिका की हो जाएगी। लेकिन इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यदि नगर पालिका ऐसी संपत्ति का कुप्रबंधन करती है तो राज्य सरकार ऐसी संपत्ति को वापस ले लेगी। या फिर दूसरा पॉइंट यह है कि राज्य सरकार यदि उस संपत्ति को लोक हित में अपेक्षित समझे, लोक हित में अपेक्षित से तात्पर्य यह है, मान लीजिए कि कोई भूमि है और राज्य सरकार ने उस भूमि को नगर पालिका को सौंप दिया,
लेकिन अब राज्य सरकार उस भूमि पर चिकित्सालय, विद्यालय, उद्यान या बस अड्डे इस प्रकार की किसी लोकहित की चीज का निर्माण कराना चाहती है, तब इस परिस्थिति में भी राज्य सरकार उस संपत्ति को नगर पालिका से वापस ले लेगी। अब हम आगे के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। हमने 7वां प्रश्न देख लिया था कि सार्वजनिक मार्ग में उपलब्ध वृक्ष निहित होंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नगर पालिका की संपत्ति में। अगला प्रश्न है, धारा 68 के अधीन राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश पर किसी संपत्ति को नगर पालिका में निहित किया जाता है। ऐसी संपत्ति राज्य सरकार द्वारा वापस ली जा सकती है। ऑप्शन ए, नगर पालिका द्वारा कुप्रबंधन पर। ऑप्शन बी, राज्य सरकार द्वारा लोक हित में अपेक्षित होने पर। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, कोई नहीं। उम्मीद करता हूं इस प्रश्न का सभी आप सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 9, धारा 69 के अधीन नगर पालिका संपत्ति अर्जित कर सकती है। ए ऑप्शन दान के द्वारा, बी पट्टे के द्वारा, सी करार के द्वारा, डी विनिमय के द्वारा और ऑप्शन ई सभी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई सभी। अगला प्रश्न है, दानदाता से अनुदान किस रूप में प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि जो संपत्ति हम दान के द्वारा अर्जित कर रहे हैं, तो दानदाता जो अनुदान देगा या जो दान देगा वो किस किस रूप में दे सकता है। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे आय के रूप में, बी ऑप्शन जंगम संपत्ति के रूप में, सी ऑप्शन स्थावर संपत्ति के रूप में, ऑप्शन डी सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। तो धारा 69 को एक बार हम और अच्छे से समझ लेते हैं। धारा 69 में नगर पालिका के संपत्ति अर्जन के बारे में बताया गया है कि वह किस किस प्रकार संपत्ति को अर्जित कर सकती है। तो नगर पालिका जिन जिन विधियों से संपत्ति अर्जित कर सकती है वह है कि वह करार के द्वारा अर्थात एग्रीमेंट के द्वारा संपत्ति अर्जित कर सकती है, वह संपत्ति को भाड़े पर या पट्टे पर ले सकती है, वह संपत्ति उसको दान में मिल सकती है, वह संपत्ति विनिमय के द्वारा अर्थात क्रय करके भी वह अर्जित कर सकती है। तो यहाँ हमने इस प्रश्न का आंसर देखा था कि इन सभी विधियों के द्वारा नगरपालिका संपत्ति अर्जित कर सकती है। तो अगला प्रश्न है हमारा जो था कि दानदाता अनुदान किस किस रूप में देगा। तो जो दानदाता है जिससे नगरपालिका संपत्ति अर्जित कर रही है, तो वह दानदाता आय के रूप में भी अपनी संपत्ति को दान में दे सकता है। वह जंगम अर्थात कोई मूवेबल संपत्ति जैसे वाहन इत्यादि भी नगरपालिका को दान में दे सकता है। वह स्थावर संपत्ति जैसे जमीन वगैरह को भी, जैसे जमीन इत्यादि को वह नगरपालिका को दान में दे सकता है। तो यह सभी प्रकार अनुदान के होंगे जिसे नगरपालिका अर्जित कर सकती है। और एक पॉइंट और आप याद रखिए जो धारा 69 के अंदर दिया गया है कि नगरपालिका किसी न्यास में, न्यास शब्द की इंग्लिश हो जाएगी ट्रस्ट, अर्थात नगरपालिका किसी ट्रस्ट में, और वह ट्रस्ट कैसा होना चाहिए जो पूर्त और धार्मिक न्यास अधिनियम 1920, पूर्त का हो जाएगा चैरिटेबल अर्थात चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट 1920 और भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अधीन जो ट्रस्ट बना है, यानी जो दो अधिनियम की हम बात कर रहे हैं कि पूर्त और धार्मिक न्यास अधिनियम और भारतीय न्यास अधिनियम, इन दोनों अधिनियमों के तहत यदि कोई न्यास या ट्रस्ट बनाया गया है तो नगरपालिका ऐसे ट्रस्ट में हितग्राही हो सकती है, अर्थात वह उस ट्रस्ट का सदस्य बनकर या किसी अन्य रूप में उससे फायदा ले सकती है, बेनिफिशियरी हो सकती है उस ट्रस्ट में, और ऐसा करना उसके लिए विधि पूर्ण होगा। अर्थात अगर किसी न्यास में वह हितग्राही है तो नगरपालिका का यह कार्य अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है, यह विधि पूर्ण माना जाएगा। आगे हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं कि भूमि के अनिवार्य अर्जन का प्रावधान है। ऑप्शन है धारा 67, ऑप्शन बी धारा 68, ऑप्शन सी धारा 69, ऑप्शन डी धारा 70। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी धारा 70।
धारा 70 के अंदर भूमियों के अनिवार्य अर्जन को बताया गया है। एक बार हम अगर सभी ऑप्शन की चर्चा दोबारा करें तो देखें कि धारा 67 जिससे संबंधित प्रश्न हम कर चुके हैं। धारा 67 में बताया गया था कि नगर पालिका किस किस प्रकार से संपत्ति अर्जित कर सकती है, जैसे वह दान के द्वारा या क्रय के द्वारा जंगम और स्थावर संपत्तियों को नगर पालिका क्षेत्र की सीमा के अंदर या बाहर की संपत्तियों को अर्जित करने का और धारण करने की शक्ति रखती है। ये हमने धारा 67 में पढ़ा था। अगली धारा जो हमने 68 पढ़ी थी उसमें बताया गया था कि जो भूमियां या संपत्तियां राज्य सरकार द्वारा आरक्षित नहीं है वह नगर पालिका में निहित होंगी और नगर पालिका उनका नियंत्रण करेगी, नगर पालिका न्यासी के रूप में कार्य करेगी। और धारा 68 में आगे हमने नगर पालिका की संपत्तियों के बारे में जो सूची दी गई थी वह देखी थी कि सार्वजनिक मार्ग, बाजार, परकोटे, उद्यान आदि सभी नगर पालिका की संपत्तियों में शामिल होंगे। आगे हमने धारा 69 से संबंधित प्रश्नों को भी देखा। धारा 69 में बताया गया है कि किस प्रकार नगर पालिका करार द्वारा, पट्टे द्वारा, भाड़े पर, विनिमय द्वारा, दान द्वारा किसी संपत्ति को अर्जित कर सकती है। और हमने धारा 69 में यह भी देखा कि दानदाता जो दान देगा वो आय के रूप में, जंगम संपत्ति के रूप में, स्थावर संपत्ति के रूप में हो सकता है। और हमने धारा 69 में अंतिम पॉइंट पढ़ा था कि नगर पालिका किसी न्यास या ट्रस्ट में सदस्य हो सकती है और उसमें हित धारण कर सकती है। ऐसा करना विधिपूर्ण होगा। और लास्ट हमारा जो ऑप्शन है धारा 70 जिसमें भूमि के अनिवार्य अर्जन का प्रावधान है। उम्मीद करता हूं आपको सारी धाराएं अच्छे से रिवाइज हो रही होंगी। एक बार आप इन धाराओं को पढ़ेंगे और वापस रिवाइज करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी समझ में आएंगी। और आपने अगर क्लास नहीं देखी तो आप क्लास जरूर देखें। क्लास में भी हर धारा को अच्छे से समझाया गया है। उसके बाद यदि आप एमसीक्यू क्लास करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके सभी प्रश्न सॉल्व होंगे। और एक बार एमसीक्यू के साथ साथ जो हम रिवीजन करते जा रहे हैं उससे आपकी सभी धाराएं भी रिवाइज होंगी। तो आप क्लास भी जरूर देखें। अगला प्रश्न है धारा 70 के अधीन प्रयोजन हेतु अपेक्षित भूमि नगर पालिका द्वारा अनुरोध करने पर किसके द्वारा अर्जित की जाएगी। अगर इस प्रश्न को समझने की बात करें तो यह प्रश्न यह कह रहा है कि धारा 70 के अधीन यानी कि धारा 70 के अधीन किसी प्रयोजन के हेतु कोई भूमि की आवश्यकता है तो इस स्थिति में जब नगर पालिका को भूमि की आवश्यकता है तो नगर पालिका द्वारा अनुरोध करने पर किसके द्वारा भूमि अर्जित की जाएगी। यानी कि नगर पालिका अनुरोध करेगी उस भूमि के लिए तो उस भूमि को अर्जित करने की कार्यवाही कौन करेगा। तो इस प्रश्न के ऑप्शन है नगर पालिका अध्यक्ष, ऑप्शन बी नगर पालिका अधिकारी, ऑप्शन सी राज्य सरकार, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य सरकार। धारा 70 को एक बार अपन समझें तो धारा 70 में बताया गया है कि भूमि के अनिवार्य अर्जन के बारे में बताया गया है। इस धारा के अंदर उल्लेख है कि धारा 70 के अधीन यदि किसी प्रयोजन या कार्य के लिए नगर पालिका को किसी भूमि की आवश्यकता है तो नगर पालिका अनुरोध करेगी और नगर पालिका का अनुरोध के द्वारा वह भूमि अर्जित की जाएगी। और वह भूमि किसके द्वारा अर्जित की जाएगी या नगर पालिका किसको अनुरोध करेगी तो वह है राज्य सरकार। अर्थात नगर पालिका भूमि को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को अनुरोध करेगी। तो राज्य सरकार भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अधीन उस भूमि को अर्जित करने की कार्यवाही करेगा। और जब राज्य सरकार उस भूमि को अर्जित कर लेगी तब नगर पालिका उस भूमि के एवज में राज्य सरकार को पेमेंट करेगा। जब पेमेंट हो जाएगा उसके बाद राज्य सरकार उस भूमि को नगर पालिका को सौंप देगी और जो पेमेंट किया जाएगा उसमें राज्य सरकार कुछ छूट और मुआवजा नगर पालिका को दे सकती है। यह धारा 70 के अंदर बताया गया है। आपको क्लास पसंद आ रही हो तो आप लाइक जरूर करें और कमेंट भी करें। आप भले ही क्लास खत्म होने के बाद कमेंट और लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न देखेंगे हम। धारा 71 में प्रावधान है ऑप्शन ए भूमि के आवंटन, ऑप्शन बी भूमि के विनिमय, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए बी दोनों। धारा 71 के अंदर भूमियों को आवंटन करने और भूमियों की विनिमय करने दोनों की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया गया है।
धारा 71 में बताया गया है ऐसी भूमियां जो राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 खा के अंतर्गत आवंटन हेतु विनियमित करने हेतु नगर पालिका के पास हैं, तो ऐसी भूमियों का आवंटन और विनिमयन नगर पालिका कर सकती है। और किस प्रकार से करेगी, तो इसमें उल्लेख किया गया है कि आवंटन से पहले नगर पालिका आवंटन पात्रता की जांच करेगी और आवंटन पात्रता की जांच करने के पश्चात वह व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों को भूमि आवंटित कर सकती है। और भूमि आवंटन के पश्चात जो राशि प्राप्त होगी, यानी कि नगर पालिका भूमि आवंटित कर देगी, तो उसकी एवज में नगर पालिका को जो राशि प्राप्त होगी, तो वह राशि कहाँ जमा होगी, तो इसका प्रावधान धारा में यह दिया गया है कि या तो वह राशि राज्य सरकार की संचित निधि में या फिर नगर पालिका की निधि में जमा होगी। इसका निर्णय राज्य सरकार लेगी, अर्थात राज्य सरकार जहां अवधारित करे वहां वह राशि जमा होगी। अगला प्रश्न है, ऐसी भूमि का आवंटन नहीं होगा जो राज्य सरकार द्वारा चिन्हित है। ए उद्यान के लिए, ऑप्शन बी बस अड्डे के लिए, ऑप्शन सी शमशान के लिए, ऑप्शन डी सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। ऐसी भूमियां जो राज्य सरकार द्वारा उद्यान, बस अड्डा, चिकित्सालय, विद्यालय, सड़क निर्माण इत्यादि के लिए चिन्हित की गई हैं, तो ऐसी भूमियों का आवंटन नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है, नगर पालिका की ओर से संकर्म या कार्य के निष्पादन हेतु संविदा करेगा। ए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति, ऑप्शन बी अध्यक्ष, ऑप्शन सी उपाध्यक्ष, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति। यह प्रावधान धारा 72 के अंदर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि नगर पालिका के जो कार्य हैं उनके निष्पादन हेतु राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति जो राज्य सरकार के नियंत्रण में होगा, वह व्यक्ति उस नगर पालिका के कार्य के लिए संविदा करेगा, अर्थात वह एडवर्टाइजमेंट द्वारा टेंडर या संविदा निकालेगा। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति किस राशि सीमा तक संविदा करेगा, तो उसका उल्लेख यह मिलता है धारा में कि जिस राशि में वह कार्य होना है नगर पालिका का, या नगर पालिका के उस कार्य के लिए जितनी राशि तय की गई है उसी राशि के बराबर वह नियुक्त व्यक्ति संविदा करेगा। ऐसा धारा 72 के अंदर प्रावधान है। और जब संविदा कर लेगा वह, तो नगर पालिका राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति को उस संविदा की राशि के बराबर पेमेंट कर देगी। अगला प्रश्न है, धारा 73 में प्रावधान है। ऑप्शन ए संपत्ति के अंतरण, ऑप्शन बी संपत्ति की संविदा, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। धारा 73 के अंदर संपत्ति का अंतरण अर्थात संपत्ति को ट्रांसफर करने के और संपत्ति के आवंटन के लिए संविदा करने इत्यादि के बारे में उल्लेख धारा 73 के अंदर किया गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, नगर पालिका द्वारा भूमि आवंटन के प्रस्ताव की शुद्धता वैधता की जांच कर सकता है। ए राज्य सरकार कर सकती है, बी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति कर सकता है, सी ए और बी दोनों कर सकते हैं, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। नगर पालिका द्वारा भूमि आवंटन के लिए जो प्रस्ताव निकाला गया है और उस प्रस्ताव की शुद्धता और वैधता की अगर जांच करनी है, तो या तो वह जांच राज्य सरकार करेगी या राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त व्यक्ति उसकी जांच करेगा। और जब इस मामले की जांच चल रही होगी, तब वह अधिकारी या राज्य सरकार उस प्रस्ताव से संबंधित किसी अभिलेख को नगर पालिका से मंगवा सकती है। और जब तक इस मामले की जांच चलेगी, तब तक वह अधिकारी इस मामले में निर्देश दे सकता है कि इस आवंटन प्रस्ताव की कार्यवाही को स्थगित किया जाए। और जब मामले की जांच होगी, तब सभी पक्षों को अपना अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा। और अंत में मामले की जांच में यदि यह पाया जाए कि नियमों का उल्लंघन किया गया है, तो इस आवंटन की प्रक्रिया को कार्यवाही को रद्द कर दिया जाएगा। ऐसा धारा 73 में दिया गया है।
अगला प्रश्न है, नगरपालिका संपत्ति की तालिका बनाएगी, ऐसा प्रावधान है? ऑप्शन ए धारा 70, ऑप्शन बी धारा 71, ऑप्शन सी धारा 74, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी धारा 74। अगला प्रश्न है, नगरपालिका स्थावर संपत्ति का मानचित्र संधारित करेगी, ऐसा प्रावधान है? ऑप्शन ए धारा 72, ऑप्शन बी धारा 74, ऑप्शन सी धारा 75, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी धारा 74। धारा 74 में हमने पढ़ा था कि नगरपालिका अपनी संपत्तियों की तालिका तैयार करेगी और स्थावर संपत्तियों का मानचित्रण करेगी। और इसी धारा में हमने आगे पढ़ा था कि नगरपालिका मानचित्र की और तालिका की एक कॉपी निदेशक स्थानीय निकाय कार्यालय को भेजेगी। अगला प्रश्न है, नगरपालिका की स्थावर संपत्तियों की अपडेटेड तालिका से वार्षिक विवरण बनाएगा? ए अध्यक्ष, बी उपाध्यक्ष, ऑप्शन सी मुख्य नगरपालिका अधिकारी, ऑप्शन डी राज्य सरकार। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मुख्य नगरपालिका अधिकारी, ऑप्शन सी। धारा 74 में ही हमने आगे ये भी पढ़ा था कि जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी होगा वह नगरपालिका की संपत्तियों की तालिका तैयार करेगा और संपत्तियों में यदि कोई परिवर्तन होता है तो वह उसकी तालिका को हर वर्ष अपडेट करेगा और हर वर्ष वह वार्षिक विवरण बनाएगा और उस वार्षिक विवरण को वह नगरपालिका के समक्ष पेश करेगा और इस वार्षिक विवरण की एक कॉपी निदेशक स्थानीय निकाय को भी भेजी जाएगी। यह भी धारा 74 के अंदर दिया गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, नगरीय भूमि और संपत्तियों के अभिलेख संधारण का प्रावधान है? ऑप्शन ए धारा 72, ऑप्शन बी धारा 74, ऑप्शन सी धारा 75, ऑप्शन डी धारा 77। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी धारा 75। अगला प्रश्न है, नगरपालिका की संपत्ति अभिलेख में शामिल संपत्तियां हैं? ए नगरीय भूमि, बी निजी संपत्ति, सी ए और बी दोनों, डी ऑप्शन कोई नहीं। तो नगरपालिका के संपत्ति अभिलेख में शामिल संपत्तियां हैं वह हो जाएंगी नगरीय भूमि और निजी संपत्ति। इन दोनों को ही नगरपालिका के संपत्ति अभिलेख में शामिल किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना सी, ए और बी दोनों। धारा 75 में यह बताया गया है कि नगरपालिका अन्य संबंधित विभागों एवं प्राधिकारियों के परामर्श से नगरपालिका की समस्त भूमि और निजी संपत्ति को शामिल करते हुए समस्त संपत्ति का अभिलेख तैयार करेगी और उसको मेंटेन करेगी। ऐसा हमने धारा 75 के अंदर पढ़ा था। आज की क्लास में हमने अध्याय 4 से जुड़े हुए सभी एमसीक्यू प्रश्नों को देखा। उम्मीद करता हूं सभी एमसीक्यू प्रश्न आपकी समझ में आए होंगे और हमने प्रश्नों के साथ साथ जो धाराओं का रिवीजन किया, उम्मीद करता हूं वह भी आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। आप में से जिन लोगों ने अभी तक क्लासेस नहीं देखी हैं वे क्लासेस भी जरूर देखें। क्लासेस देखने के बाद आपको धाराएं और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। उसके बाद आप एमसीक्यू प्रश्नों की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब अगली क्लास हमारी अध्याय 5 की होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें और आप आगे भी इसी तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो पथिक एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे भी हम इसी तरह की वीडियो बनाते रहें, इसके लिए हमें प्रेरणा मिलती है। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।